तो चलिए आज भारतीय संविधान के उन खास अनुच्छेदों को समझते हैं, यानी अनुच्छेद 60 से 70, जो ये तय करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिकाएं आखिर हैं क्या और कैसे काम करती हैं। और देखिए, इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी जाती है एक वादे से, राष्ट्रपति की शपथ। ये कोई मामूली रस्म नहीं है, नहीं, ये तो उनके पूरे कार्यकाल का आधार है। एक ऐसा वादा जो देश के सबसे बड़े पद की सारी जिम्मेदारियों को, आप कह सकते हैं, एक ही वाक्य में बांध देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की, उनके कार्यकाल की शुरुआत और अगर जरूरत पड़े तो उसके अंत की भी, मतलब शपथ से लेकर महाभियोग तक। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ है, वो संविधान की किसी अनुसूची में नहीं दी गई, बल्कि सीधे इसी आर्टिकल में लिखी हुई है। और ये शपथ दिलाते कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब ये अपने आप में इस पद के असाधारण महत्व को दिखाता है ना? ठीक है, शपथ तो हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर राष्ट्रपति खुद संविधान का पालन न करें, अगर वो उसका उल्लंघन करें तो? बस यही सवाल हमें सीधे ले जाता है महाभियोग की प्रक्रिया पर। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि कोई भी पद कानून से बड़ा नहीं है। और महाभियोग का आधार भी कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। ये इतनी ऊंची शर्त इसलिए रखी गई ताकि इस बहुत ही गंभीर प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी राजनीतिक वजह से ना हो पाए। मतलब इसका मिसयूज रोकना बहुत जरूरी था। और ये प्रक्रिया सख्त है, मतलब बहुत सख्त। इसे शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन पास करवाने के लिए चाहिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। सोचिए कितना मुश्किल होगा ये। और फिर दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, और अगर वहां भी 2/3 बहुमत से ये पास हो गया, तब जाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये साफ बताता है कि ये कोई हल्का फुल्का फैसला नहीं होता। अच्छा, राष्ट्रपति की बात हो गई, अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। इनकी भूमिका भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका निभाते हैं, और दोनों ही बहुत अहम है। तो ये दोहरी भूमिका है क्या? देखिए, उनकी जो पहली और प्राथमिक भूमिका है, वो है राज्यसभा के पदेन सभापति की। पदेन सभापति का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। और दूसरी भूमिका, वो है राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी की, यानी वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वो जिम्मेदारी संभाल सकें। तो संविधान ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस पद को संसद के रोजमर्रा के काम से भी जोड़ा है, और साथ ही देश के शासन की निरंतरता से भी। मतलब पूरा आइडिया ये है कि सिस्टम में कभी कोई वैक्यूम या खालीपन पैदा ना हो। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों इतने बड़े पदों का चुनाव होता कैसे है? वैसे तो प्रक्रिया काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बारीक और महत्वपूर्ण अंतर हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर है इनके इलेक्टोरल कॉलेज, यानी निर्वाचक मंडल में। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी चुने हुए भी और नॉमिनेटेड भी। लॉजिकल है, क्योंकि उनका मुख्य काम राज्यसभा से जुड़ा है। लेकिन जब बात राष्ट्रपति की आती है तो तस्वीर बदल जाती है। उनके चुनाव में संसद के चुने हुए सदस्यों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक भी वोट डालते हैं। इससे क्या पता चलता है कि राष्ट्रपति का पद पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, सिर्फ केंद्र का नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही यह पद खाली हो जाए, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए भी हमारे संविधान में एक पूरा सेफ्टी नेट बनाया गया है, ताकि देश कभी भी लीडरशिप के बिना ना रहे। राष्ट्रपति पद के खाली होने की स्थिति में संविधान ने स्थिरता के लिए एक बिल्कुल साफ और सख्त टाइमलाइन दी है, और वो टाइमलाइन है 6 महीने। जी हां, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ही होगा। ये एक डेडलाइन है, कोई सुझाव नहीं, इसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो यहां कहानी थोड़ी सी अलग है, और ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है। यहां पर संविधान 6 महीने जैसी कोई डेडलाइन नहीं देता। इसके बजाय वो एक शब्द इस्तेमाल करता है, यथाशीघ्र, जिसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, या जितनी जल्दी मुमकिन हो। तो कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, लेकिन चुनाव जल्द से जल्द कराने की बात कही गई है। अब एक और सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन हो तो सकती है। क्या होगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक ही समय पर खाली हो जाए? क्या देश बिना मुखिया के रह जाएगा?
नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति के बारे में भी सोचा था। इसका हल मिलता है अनुच्छेद 70 में। यह आर्टिकल संसद को पावर देता है कि वो ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए कानून बना सकती है, और इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने कानून बनाया कि अगर ऐसी नौबत आती है तो भारत के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे। देखिए कितनी शानदार व्यवस्था है। इससे जो लीडरशिप की चेन है वो कभी नहीं टूटती। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 60 से 70 तक ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो एक पवित्र शपथ पर खड़ा है, जिसमें सबसे ऊंचे पद के लिए भी जवाबदेही तय की गई है, जहां भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं और जहां लीडरशिप की लाइन कभी ब्रेक नहीं हो सकती। ये पूरी व्यवस्था असल में हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को दिखाती है। उन्होंने हर उस मुश्किल स्थिति के बारे में सोचा जो आ सकती थी, ताकि देश का शासन बिना किसी रुकावट के हमेशा चलता रहे। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि ये जो ढांचा बनाया गया है वो असल में भारत को कितनी मजबूती और स्थिरता देता है।